स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रसोई में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस बच्चों को बीमार कर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में बच्चों को होने वाले अस्थमा के करीब 13% मामलों के लिए खाना पकाने वाली नेचुरल गैस को जिम्मेदार माना गया है। खास तौर से नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें बच्चों में अस्थमा की वजह बनती जा रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि प्रदूषण के लिहाज से बेहतर माने जाने वाले गैस स्टोव बच्चों की सेहत पर कैसे असर डाल रहे हैं, और अगर ये वाकई में बच्चों को अनहेल्दी कर रहे हैं, उनमें अस्थमा को ट्रिगर कर रहे हैं, तो फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है। साथ ही साथ हम खतरे को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बहस अभी अमेरिका में चल रही है, हालांकि सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोपियन यूनियन में है, पूरी दुनिया में है। भारत में उस लेवल पर यह बहस हो नहीं रही है, लेकिन क्या भारत के लिए भी कोई खतरा है, कैसे इसे कम किया जा सकता है, अगर कोई खतरा है तो चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। रसोई ईंधन के विकल्प के तौर पर जब से पाइपलाइन नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का चलन बढ़ा है, सहूलियतें बढ़ गई हैं। न सिलेंडर की खिचकिच, न गैस खत्म होने का डर। खासकर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में लोगों के रसोई घरों में पीएनजी का कनेक्शन वरदान साबित हुआ है। सरकार भी पाइपलाइन नेचुरल गैस को घर घर तक पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि पीएनजी का अस्थमा से कोई कनेक्शन हो सकता है? दरअसल मामला कुछ ऐसा ही है। एक अमेरिकी स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वहाँ करीब 6.5 लाख बच्चों में दमे की बीमारी की वजह रसोई में इस्तेमाल होने वाला नेचुरल गैस हो सकती है। यानी रसोई में सबसे किफायती, सुरक्षित और पोल्यूशन फ्री माने जाने वाला नेचुरल गैस स्टोव हमारे बच्चों की सेहत को बीमार भी कर सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में बच्चों के अस्थमा के करीब 13% मामलों में नेचुरल गैस बड़ी वजह हो सकती है। शायद ये बच्चे अस्थमा की चपेट में नहीं आते अगर इनके घरों में इलेक्ट्रिक या इंडक्शन स्टोव होता। इस स्टडी के आने के बाद पीएनजी के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस स्टडी पर सवाल भी उठ रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जितने घरों के गैस चूल्हों की जांच की, उनमें से अधिकांश में गैस लीकेज की समस्या थी। चूल्हा बंद होने के बाद भी गैस लीक हो रही थी। चूल्हे से इतनी मीथेन गैस निकल रही थी कि उसमें 76% मामलों में लीकेज वजह पाई गई। वहीं स्टैनफोर्ड ने अपनी स्टडी में पाया कि अगर रसोई घर छोटा है तो गैस चूल्हा जलाने के बाद कुछ मिनटों में ही रसोई में जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। जानकारों के मुताबिक गैस स्टोव पर खाना बनाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के अलावा फेफड़ों को प्रभावित करने वाला PM 2.5 भी निकलता है। यही वजह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बच्चों में दमे की बीमारी हो रही है। गैस चूल्हा इस्तेमाल करने वाले घरों के बच्चों में दमे का खतरा 42% अधिक होता है। इस स्टडी के आने के बाद भारत में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएनजी के सेहत संबंधी खतरे से बचने के लिए एक तो रसोई घर बड़ा होना चाहिए, वहीं खाना बनाते वक्त रसोई घर की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। चूल्हे में लीकेज ना हो, इसे लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। वहीं जब गैस का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो गैस के नॉब को बंद कर देना चाहिए ताकि लीकेज की किसी आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अगर ये उपाय अपनाते हैं तो हम नेचुरल गैस से होने वाले अस्थमा के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जहां तक रही बात बिजली आधारित स्टोव की, तो ये तो महंगा पड़ेगा और बिजली नहीं रहने पर खाना बनाने में दिक्कत होगी सो अलग। ऐसे में फिलहाल तो पीएनजी का कोई ठोस विकल्प दिखाई नहीं देता। रसोई घरों में वेंटिलेशन ही बचाव का एक बड़ा रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी दिलचस्प ये पूरी डिबेट है, चिंता में भी डालती है, लेकिन सवाल भी उठाती है कि क्या वाकई में अब अस्थमा का खतरा हमारे किचन तक आ चुका है। विदेशों में इस पर बहस हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, स्वाभाविक भी है, लेकिन क्या ये भारत के लिए भी उतने ही खतरे की बात है? विस्तार से आज चर्चा करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आज के मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर चावला, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज कौल, फिजिशियन हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं और वहाँ जाने माने रिसर्चर भी हैं। डॉक्टर कौल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
डॉक्टर कौल, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं यूएस के तमाम न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहा हूं, उसमें ये काफ़ी बहस चल रही है। इनफैक्ट अब इसने थोड़ा सा वहां पे पॉलिटिकल रंग भी ले लिया है। लेकिन इंटेंसिटी क्या है वहां पर इस बहस की और चिंता की, सर? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक्चुअली करेंटली इस टाइम मियामी में हूँ और यहाँ पे सेंटर है पिटोम इसका, क्योंकि डिसेंटिस जो गवर्नर हैं उन्होंने ओपन स्टैंड ले लिया है इसके खिलाफ और बोला है लोगों के पास मैं इसकी एबिलिटी देना चाहता हूँ, कोई फेडरल रेगुलेशन हमें चाहिए। वो जाने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल रन के लिए नेक्स्ट ईयर। तो ये बेसिकली स्टडी, जैसे आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, ये रिसेंटली स्टडी आई है जिसने दिखाया है कि जो घरों के अंदर हम कुकिंग गैस यूज करते हैं उससे भी जो गैसेस रिलीज होती हैं, स्पेसिफिकली नाइट्रस डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड, एक और गैस होती है जो रिलीज होती है, वो क्या करती है आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, मतलब आपके लंग्स को इरिटेटेड बना देती है। खास तौर पे उन लोगों के अंदर जिनके अंदर हाइपर एक्टिव एयरवेज हैं, जैसे कि एस्थमा है और कोई भी लंग के डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उससे इन बच्चों के अंदर अस्थमा ट्रिगर होता है। मैटर ऑफ फैक्ट इस स्टडी ने ये भी दिखाया है कि तकरीबन अस्थमा होने की जो वजह है, मतलब पहला डायग्नोसिस की वजह, कहीं ना कहीं 12 से 13% बच्चों के अंदर अस्थमा की एक वजह कुकिंग गैस भी हो सकती है। और जो आपने बिल्कुल सही समराइज किया, वो कुकिंग गैस क्या लीक हो रही थी, यहाँ पे जो हमने स्टडीज देखी हैं, जो डाटा हमारे पास आया है, उसमें लीक का इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं था। ऑल्दो जो ऑस्ट्रेलियन स्टडी है जिसने टू बी स्पेसिफिक 12% इटियोलॉजी दिखाई है, उसके अंदर लीक की बात हो रही है। और आपने बिल्कुल सही समराइज किया कि ये जो गैसेस हैं, देखिए अगर आप विंडोज खुली रखेंगे तो काफी हद तक आप इनसे बच सकते हैं। दूसरा, घर के अंदर अगर बड़ा स्पेस के अंदर कुकिंग हो रही है, दैट इज बेटर। और जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उसको भी हमें कहीं ना कहीं इनटेक रखना पड़ेगा। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 32% हाउस होल्ड एग्जॉस्ट फैन होते हुए भी यूज नहीं कर रहे। जहां पे नहीं है वहां समझ आता है, लेकिन इस पे अवेयरनेस की बहुत बड़ी जरूरत है। और मुझे लगता है हमें एज ए सोसाइटी इस पे सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि अमेरिका में देखिए अगर आपको कुकिंग करनी है, फास्टेस्ट वे टू कुक इज गैस। और यहाँ पे घरों के अंदर अभी तक जो लगे हैं उनको नहीं निकाल रहे, लेकिन 100 सिटीज ने बैन कर दिया है ऑलरेडी कि आप नए अप्लायंसेस कुकिंग गैस के नहीं यूज कर सकते। तो ये बहुत हॉट डिबेट अमेरिका में अभी हो चुका है। स्पेशली अगर आप यूरोप में देखें, जो गैस की सप्लाई रशिया ने बंद कर दी है, उसमें भी कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल एंगल है कि क्या हम हीट पे जा रहे हैं, और सोलर पैनल लगा के एनर्जी स्टोर करके क्या हम हीट को यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारा डिबेट है। और एक और लास्ट पॉइंट बताता हूं, कोविड के बाद, क्योंकि मैं कोविड रिसर्च में अटैच था, बहुत सारे लोगों के अंदर हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज के सिम्टम्स हैं, मतलब प्री एस्थमेटिक हैं, और उनके अंदर कोई भी चीज जो अस्थमा को ट्रिगर करेगी उसको रोकने के लिए सरकार बहुत सीरियस है। मैटर ऑफ फैक्ट जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनके अंदर भी एस्थमा का जो हम ट्रिगर बोलते हैं या एस्थमा का जो अटैक है, उसको भी ये गैसेस इंड्यूस कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। और देखिए यूएस में तो साफ साफ है, वहाँ के जो सीपीएससी है यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन है, उसके तो जो बड़े मेंबर्स हैं, कमिश्नर हैं इनफैक्ट, जो वो तो साफ तौर पर कह रहे, देखिए अमेरिका का एक ही उसूल है, अगर कोई प्रोडक्ट सेफ नहीं है तो वो बैन की कैटेगरी में आएगा। सिंपल सी बात है। तो वो यही कह रहे हैं, तो उनका तो वहां पर फंडा बिल्कुल क्लियर है। लेकिन भारत में क्या ये बहस कोई मायने रखती है? देखिए एक चीज और मैं बता दूं अपने दर्शकों को, और इससे पहले एक हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, विवेक चट्टोपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के सीएससी में। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर चावला के पास आना चाहूंगा। और डॉक्टर चावला, भारत के पर्सपेक्टिव में क्या ये पूरी बहस जो कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में हो रही है, क्या इसका दायरा भारत के लिए इसके दायरे में है, इस चिंता के दायरे में? और अगर है तो कितना चिंताजनक है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एस्थमा कैसे है। देखो, एस्थमा जो है मल्टी फैक्टोरियल है, सिर्फ एक गैस की वजह से ट्रिगर नहीं होता सब व्यक्तियों में। बच्चों में अभी भी कॉमनेस्ट जो रीजन है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जिससे कि एस्थमा ट्रिगर होता है। और पोलन्स, एयर पोल्यूशन, घर के इंडोर पोल्यूशन में गैस एक है, बाकी भी जितनी भी चीजें हैं हमारे देश में, इतने बड़े बड़े और खुली रसोई, ये चीजें इतनी पॉसिबल नहीं। बहुत सारे कारण हैं, मगर ये एक एडिशनल डेफिनेटली कारण है। वहां जहां बाकी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये उन्होंने एक ही स्टडी पाई है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टडी के बेसिस पे वो, क्योंकि इसको कई लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया है कि इसके बेसिस पे वो बैन कर देंगे, बट
इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें ये गैसेज होती हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ये एग्रीवेट कर सकती हैं, और किसी व्यक्ति को पहले अस्थमा है तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये ट्रिगर है। जैसे किसी बच्चे को अस्थमा है, उसको बार बार अटैक्स हो रहे हैं, छोटा कमरा है, उसमें एग्जॉस्ट नहीं है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो ये डेफिनेटली है हमारे देश में, और बहुत सब एयर पोल्यूशन लेवल अपने आप में इतना ज्यादा है कि गैस स्टोव एक और थोड़ा एडिशन हो सकता है उसके अंदर, बिकॉज बेसिक लेवल इतना ज्यादा है कि उसमें अगर आप गैस स्टोव का थोड़ा बहुत ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ओवरऑल एयर पोल्यूशन अगर हमारा क्लीन है तो दिस विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट। बिल्कुल सर, तो थोड़ा सा इसको एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए मैं कुछ डेटा यहाँ पर जो दे रहा हूँ, उसका जो बैकग्राउंड दे रहा हूँ। देखिए ये एक पीर रिव्यूड यूएस स्टडी था, ये पब्लिश हुआ है लास्ट मंथ में ही, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में। और ये किस पे बेस्ड है ये थोड़ा समझना आवश्यक है। ये जो यूएस सेंसस डेटा है उससे ये पूरा का पूरा डेटा डिराइव किया गया और उसके ऊपर स्टडी की गई है। और इसमें यह कहा गया कि 12.7% यूएस चाइल्डहुड अस्थमा, जो बच्चों में अस्थमा है, उसके जो केसेस हैं वो कुकिंग से लिंक्ड है। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेम स्टडी ऑस्ट्रेलिया में भी हुई है 2018 में, रिसर्च ने बताया, और लगभग तादाद भी यही है, 12.3% बच्चों में चाइल्डहुड अस्थमा। और एक और शायद आप जानकर थोड़ा सा चौंकेंगे भी, लेकिन सेम डेटा यूरोपियन यूनियन से भी आया है लास्ट मंडे को, जिसमें 12% चाइल्डहुड अस्थमा गैस कुकिंग से जुड़ा हुआ है। तो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह चाइल्डहुड अस्थमा और डेटा एक जैसा। तो ये क्या गड़बड़, मतलब ये क्या कहती है ये कहानी, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम तो भारत के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हमारे लिए कितने खतरे हैं। विवेक चट्टोपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है, इस पूरी बहस पर, और भारत के लिए क्या कोई चिंता की बात आपको नजर आती है? देखिए, शुरू से ही इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पहले एक तो सॉलिड फ्यूल बायोमास बर्निंग के चलते था, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल हाउस होल्ड के जो चूल्हे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है, पार्टिकुलेट मैटर लेवल काफ़ी होता है, इवन दूसरे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कई स्टडीज़ में बताया गया है। और ये भी जाना जाता है कि नए जो स्टोव्स हैं जो कि एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं वो भी पॉल्यूशन करते हैं, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर उनसे भी निकलता है। तो प्रमुख बात यह है कि क्या हमारे बिल्डिंग डिज़ाइन और हमारे वेंटिलेशन सिस्टम इस तरह से बनाए गए हैं, क्या इस तरह की गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि नहीं। और प्रमुख बात यह है कि हमारे एयर एक्ट के अंतर्गत इंडोर एयर पॉल्यूशन नहीं आता है, तो इसके लिए हमारे इंडोर एयर क्वालिटी के गाइडलाइंस हमें जारी करने होंगे और एटलीस्ट मॉनिटरिंग चालू करनी होगी कि किस तरह के लेवल्स इंडियन हाउस होल्ड्स में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ट्रेडिशनल कुकिंग जो करते हैं या फिर जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो वेंटिलेशन यूज करते हैं, जो नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह का डेटा इंडिया में जनरेट होना चाहिए और एयर क्वालिटी के गाइडलाइंस जारी होने चाहिए, तभी जाके यहाँ एक तो चेतना आएगी या अवेयरनेस होगा, और दूसरा इसके कंट्रोल के उपाय भी किए जाएंगे। अभी जो गाइडलाइंस बड़ी बिल्डिंग्स के लिए हैं उनका भी अनुपालन कितना हो रहा है ये भी हमें नहीं मालूम, तो छोटे हाउस होल्ड्स में तो अभी आंकड़ा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चिंताजनक विषय है कि इंडोर एयर क्वालिटी जो कि बाहर की वायु प्रदूषण से भी अफेक्टेड होता है और घर के अंदर भी जनरेट होता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एब्सोल्युटली सर, और इंडोर एयर क्वालिटी तो एक मेजर कंसर्न रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये भी समझना होगा हमें कि अभी तो हम जो चूल्हा है, जो लकड़ी का पोल्यूशन है, जो कोयले का पोल्यूशन है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही था कि जो चूल्हा है, जो कोयला है, उससे होने वाला जो प्रदूषण है इंडोर, उससे लोगों को बचाया जाए। तो अभी तो हम उस फेज में हैं, अब फिर इसके बाद हम फिर सेकंड फेज में जाएंगे, तो भारत के लिए तो ये स्वाभाविक रूप से अभी दूर की कौड़ी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है, खतरा है, स्वाभाविक रूप से खतरा है, और खतरा है इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, जो तथाकथित विकसित देश हैं, वो इस पर बहस कर रहे हैं, इसलिए हमको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। तो कुकिंग गैस क्या अस्थमा से लैस है, ये पूरी दुनिया में बहस हो रही है। भारत में इसको लेकर इतनी ज़्यादा अभी चर्चाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन स्वाभाविक है, अगर दुनिया के किसी भी कोने में रिलेशन समझ में आता है कि चाइल्डहुड अस्थमा का कुकिंग गैस से कनेक्शन है, तो फिर हमारा देश भी अछूता नहीं रह सकता, इसलिए हम इस पर कर रहे हैं चर्चा।
डॉक्टर कॉल, थोड़ा सा और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में समझाइए कि फिर भारत के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हम तो अभी उस फेज से बाहर निकल ही रहे हैं जिसमें हम अभी कोयला और लकड़ी की के चूल्हों से बाहर निकलकर हम अभी सीएनजी जो हमारी जो एलपीजी सिलेंडर वाली गैस है हम उस पर जा रहे हैं। फिर हम जो पाइप्ड गैस है उसके फेज तो अभी अर्बनाइज्ड एरिया में ही ज्यादा हुए हैं। तो हमारे लिए अभी किस तरह का आप सलाह देंगे या आप क्या देख पा रहे हैं भारत के लिए वहां से? देखिए, मैं फाइनेंस ऑफ हेल्थ केयर से जुड़ा हूँ एज एनालिस्ट एज वेल, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताया, और वहां पे कैसे एनर्जी एक्सपेंसिव हो गई, तो पब्लिक को पुश किया जा रहा है कि सोलर टू स्टोरेज टू गैस करें, लेकिन वो पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपेंस आएगा। तो उसके लिए मेंटली लोगों को प्रिपेयर भी किया जा रहा है, कंपनीज हैं इसके अंदर। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया। अगर आप बात करें, पहले जमाने में हम लोग लकड़ी यूज करते थे, जो सबसे गंदी मतलब डर्टी फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है। उसके बाद हम कोल पे आए। कोल जब घर में जलता है तो उससे बहुत ज्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और बहुत सारे ऐसे लंग कैंसर के साथ अटैच है। एस्मा तो है ही है, लेकिन परमानेंट डैमेज टू एयरवेज भी करते हैं। तो उससे क्लीनर है आपकी एलपीजी, जो भारत जिसके अंदर अभी ट्रांजिशन कर रहा है। और पर अब जो स्टडीज हमने अभी डिस्कशन किया, उसमें ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं 12% ऑफ एस्मा या 13%, डिपेंडिंग आप कौन सी स्टडी को देखें, वो एलपीजी भी सेफ नहीं है। तो इवेंचुअली अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा कंट्री रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगी और फॉसिल फ्यूल्स को कट करने की दिशा में, क्योंकि बाइडेन की ये कमिटमेंट है, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, लास्ट वीक वेडनेसडे को कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन के जो यहाँ पे चेयर हैं, क्योंकि काफी सारे लोग उसके अंदर जो सीनियर पोजीशंस में हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो उन्होंने स्ट्रेट आके स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और तकरीबन 187 मिलियन लोग कुकिंग गैस को यूज कर रहे हैं अमेरिका में, तो उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई बैन अभी नहीं लगा रहे। हाँ, जो नए गैस इंस्टॉल होंगे उसके ऊपर लिमिटेशन रखेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिशा में जा रही है वो ये है कि धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ कैसे पब्लिक को मेंटली प्रिपेयर करें, और उसमें क्या डाटा हम उसको दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं डाटा माइनिंग में भी हूं, तो अभी आजकल हमारे पास जो आप समझिए रेफरल्स आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक मिनट में एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है, स्टार्टअप, 3 कंपनीज है कैलिफोर्निया में। हमारे घरों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के सेंसर्स हैं, क्या हम उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सेंसर्स लगा सकते हैं? वो कंपनी उस पर काम कर रही है। फिर घर के अंदर जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स हैं, उसके अंदर हैपा फिल्टर के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अगर हम सेंसर्स लगा दें और फॉर्मेल्डिहाइड के, तो ट्रिगर होगा। और अप्रैल के अंदर, इस साल के अप्रैल के अंदर, ये जो डाटा है ये कैलिफोर्निया की स्टेट इस कमीशन को प्रोवाइड करवाएगी सेंसर्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम इस 3-4 चीजों पे काम कर रहे हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए कि अस्थमा के बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाउस का जो डस्ट माइट है, जो गंदगी है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप अपनी बेडशीट्स, चादरों को गर्म पानी से धोते हैं, एयर फिल्टर लगाते हैं, एग्जॉस्ट को यूज करते हैं, घर को क्लीन रखते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, खासतौर पे डेवलपिंग नेशंस के लिए। और साथ साथ में अब जिस बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सेंसर्स, घर के अंदर इंडोर मॉनिटर्ड सेंसर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत देशों में लगे हैं। क्या हम उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड के लगा सकते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ऐसे लोगों में जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड अस्थमा है। क्या सरकार, इसका एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, क्या सरकार उनको पैसा देगी टू स्विच फ्रॉम गैस बर्नर्स टू इलेक्ट्रिक बर्नर्स? खास तौर पे बच्चे, जैसे आपने बोला, यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों की हेल्थ को लेके बहुत सेंसिटिव है। एक प्रपोजल है जो अब सेनेट में ये ऑफर होगा कि स्विचिंग कॉस्ट किस कैटेगरी को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे या प्रोवाइड करे। तो इसके बहुत बड़े फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं। स्टार्टअप्स इसमें काम कर रही हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि ये विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स टोटल चेंज हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, डॉक्टर कॉल को यूएस से इस शो में शामिल करने का मकसद ही हमारा ये ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए। वहाँ पे कोई स्टडी आए, उस पर भारत में पैनिक मचा रहे हैं, बेसिर पैर की बातें हो रही है, हम ये नहीं चाहते थे। वहाँ पर किन पर्सपेक्टिव्स में बात हो रही है, किन एंगल्स पे बात हो रही है, उसका सही दिशा हमको डॉक्टर कॉल दे रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है डॉक्टर चावला, हमारे लिए शायद सेंसर्स लगाना, कार्बन, ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और दूर की कौड़ी समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ इंडिकेशंस आवश्यक हैं। जैसा कि डॉक्टर कॉल ने भी कहा कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोयला और लकड़ी से मच बेटर है गैस,
बट गैस इज नॉट क्लीन। ये आज नहीं तो कल भी हमें समझना होगा। आई थिंक हमारे लिए जरूरी है कि देखिए, ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में 70% जो उनका टाइम है वो घर के अंदर बिताते हैं, और इंडोर पर बच्चे तो खास करके बहुत ज्यादा टाइम घर के अंदर ही बिताते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो इंडोर इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो। अब देखिए, ये सब चीजें हमें पता है कि सीलन भी होती है हमारे देश में, वो भी पोल्यूशन को ऐड करती है, डस्ट भी होती है, पोलन भी होते हैं, पेंट्स की जो स्मेल आती है वो भी पोल्यूशन को ऐड करती है, CFL है, पुराने हैं, ये सब चीजें, परफ्यूम्स हैं, ये सब इंडोर पोल्यूशन का पार्ट। और गैस स्टोव उसमें एक एडिशन है। बट हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे इन बातों से मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि हम वेंटिलेशन, हमारे घर की वेंटिलेशन, उसमें अगर कुछ गाइडलाइंस आए और उसको प्रॉपरली करें, और जो एटलीस्ट जो नए मकान बन रहे हैं तो इससे थोड़ा बचा जा सकता है। ये सेंसर और ये शायद अपने देश में ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा क्या है, अगर जब भी आप गैस ऑन करते हैं तो एग्जॉस्ट, खास करके शहरों में ही है अभी ये सुविधा ज्यादा, तो उस वक्त एग्जॉस्ट जरूर ऑन करें, थोड़ा उस वक्त वेंटिलेशन करें। ये मिनिमल से आप, ये तो प्रूव हो गया कि ये करता है, बट इसके लिए हम कैसे और बच सकते हैं, एटलीस्ट जो गैस स्टोव एडिशन है, इन एडिशन टू दी अदर इंडोर पोल्यूटेंट। तो आई थिंक वेंटिलेशन इंप्रूवमेंट डेफिनेटली सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी गवर्नमेंट एटलीस्ट गाइडलाइंस बनाए, और जब तक ये गाइडलाइंस नहीं आती एग्जॉस्ट चलाएं, और अपनी खिड़कियां वगैरह उस टाइम पे खोल के रखें ताकि वो घर के अंदर ना इकट्ठी हो, और बच्चों को और बड़ों को भी, सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी उसका असर ना हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज नहीं तो कल ये हमारे पास ये बहस जरूर आएगी। अभी भले ही हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास इस मुद्दे को लेकर इतनी जागरूकता भी नहीं है, और हमारी प्रायोरिटीज अभी दूसरी हैं, तो ऐसा नहीं हम आंख मूंद करके बैठे रहें। एक ना एक दिन हमारे पास ये बहस आएगी। कब आएगी उसका इंतजार तो कर नहीं सकते, इसलिए जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, खासतौर से वो लोग जो ऑलरेडी अस्थमा के मरीज हैं, कोई हेरिडिटी है या बच्चे हैं घर में, तो उनके लिए तो ये एहतियात बरतने में कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। और विवेक, साथ ही साथ में हमें पॉलिसी लेवल पे भी समझना होगा। मैं आऊँगा आपके पास डॉक्टर कॉल, डॉक्टर विवेक चट्टोपाध्याय, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर किचन्स के लिए, हमारी फ्यूचर कुकिंग के लिए हमें पॉलिसी लेवल पर अभी से कुछ ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जो बहस आज दुनिया में चल रही है पता नहीं कितने साल बाद हमारी आएगी, लेकिन आएगी तो सही, इसलिए प्रिपेयर रहना जरूरी है। जी, इसके लिए प्रिपरेशन काफी जरूरी है। इवन जो इंडोर एयर क्वालिटी के गाइडलाइंस हैं वो मेरे ख्याल से अभी से जारी हो जाने चाहिए, क्योंकि देखिए काफी वक्त लोग ऑफिस में भी बिताते हैं अपना, परंतु कोई मॉनिटरिंग नहीं होती किस तरह का CO2 लेवल लोग ब्रीथ कर रहे हैं। एक होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, अगर आपने सुना हो, इसमें फ्रेश एयर की कमी के चलते सर दर्द होना, काम में मन न लगना, जब CO2 लेवल एक हाई हो जाता है। तो एक तरह के ये कई इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य एक बिल्डिंग में, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कैसा रहेगा। बिल्कुल। कुकिंग एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर आपका वेंटिलेशन भी प्रॉपर ना रहे और ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कोविड के दौरान हमेशा हमें ये कहा गया कि वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए। तो इसके कई रीजंस हैं। एक तो वायरसेस का इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, दूसरे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फैल पाएंगे, और कई चीज़ों के स्टैंडर्ड्स भी हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं होते। जैसे पेंट्स में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए, ताकि वो स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव न करे। तो इंडोर एयर क्वालिटी के गाइडलाइंस जब आएंगे तो इस तरह के मटेरियल्स भी यूज होंगे, इस तरह के वेंटिलेशन भी लोगों को करना पड़ेगा ऑफिस में या बड़े इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में। साथ ही साथ घरों में अगर सिंपल गाइडलाइंस भी जारी किए जाएं कि आपके जब आप चूल्हा जलाते हैं तो उसके साथ चिमनी आपको फिक्स करना होगा। इसको अगर RWA लेवल में, हाँ, ये भी आपने सही कहा, जब घरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो उस कंस्ट्रक्शन के कुछ बुनियादी नियम बने, साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आए। और मेरे ख्याल से ये जागरूकता तो सब में होनी ही चाहिए। गाइडलाइंस कब आएंगी कब नहीं, लेकिन जो लोग कम से कम हमारा ये शो देख रहे हैं उनमें तो कम से कम इतनी जागरूकता होनी चाहिए। मेरे पास बहुत कम वक्त है, डॉक्टर कॉल कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो अभी एक्सपर्ट ने बात बताई बिल्कुल सही है। मैं इस पे काम कर चुका हूँ कोविड में। हमारे जो एयर कूलिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।
मैटर ऑफ फैक्ट आप देखेंगे एयर कंडीशनिंग में अंदर की ही हवा को वो ठंडा करके बार बार भेजते रहते हैं, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है वो बढ़ती है, उससे हेडेक होता है, फटीक आती है, इंसान फोकस नहीं कर पाता काम पे। मैंने ये बहुत पेशेंट्स भी देखे हैं और डायग्नोज किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने टच करी कि देखिए जो एग्जॉस्ट है, आप ये मत समझिए कि अगर आपके माइक्रोवेव के नीचे एग्जॉस्ट लगा है वो हवा को इधर उधर फेंक रहा है, लेकिन वो हवा को बाहर नहीं ले जा रहा और ना उसके अंदर फिल्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है और मैं एब्सोल्युटली आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। हर जगह एग्जॉस्ट हम देखते हैं, लैपटॉप से लेकर माइक्रोवेव तक सब जगह एग्जॉस्ट तो लगे होते हैं, लेकिन वो उस रूम से बाहर जा रही है वो हवा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये बहुत बुनियादी बातें आज हमने टच की है। थैंक यू सो मच, आप तीनों ने वक्त निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राजेश चावला, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर कौल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।